Hi and welcome to this video. I am Vikram Kaushal, teaching at Nimbus IAS Academy. इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यूपीएससी सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस है और उसका पूरा ओवरव्यू ले लेंगे और स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे। तो हमने इसलिए ऑप्ट किया है ये जो सोशियोलॉजी का हमारा पेपर है क्योंकि इसका जीएस के साथ खूब सारा ओवरलैप है, तो हमें बहुत सारा मार्क्स का बेनिफिट मिलता है। अप टिल 520 मार्क्स का टोटल ऑप्शनल को मिला के हमारे पास ओवरलैप बेनिफिट आ रहा है। छोटा सिलेबस है, कंसेप्ट है, फैक्ट्स काफ़ी कम है, तो ज़्यादा भूलते नहीं हम। और स्कोरिंग ट्रेंड 280 से ज़्यादा लोग कंसिस्टेंटली इसमें मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पहले नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आप सिर्फ क्लासरूम में आएँ या फिर अपनी होम स्टडी के अंदर बेसिक बुक्स उठाएं एंड इट गोज फ्रॉम देयर। आपको कुछ पहले जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है। जो पेपर 1 है हमारा दैट इज़ 250 मार्क्स। इस पेपर 1 के अंदर हमारे पास फंडामेंटल्स हैं कि सोशियोलॉजी क्या होती है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये जानकारी हमने कैसे इकट्ठा की, हमारे मेथड्स क्या हैं, और फिर बेसिक मोटे मोटे थिंकर्स जो लोग हमसे पहले आए और सोच विचार चुके हैं कि अच्छा सोसाइटी में समाज में क्या हो रहा है, तो उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास, थिंकर्स बोल रहे हैं हम। और इसके अलावा हमारे पास एक वेस्टर्न आउटलुक है कि ठीक है सोसाइटी में बड़ा सारा चेंज हो रहा है, किस तरह का चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, हो क्या रहा है। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ये हमारा पेपर 1 के अंदर है। 250 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का हमारा एग्जामिनेशन होगा हमारे पेपर के अंदर, हमारे मेंस के अंदर। और जो पेपर 2 है इसमें वो इंडियन सोसाइटी पे फोकस्ड है। उसके अंदर यही सारा जो आउटलुक है कि हो क्या रहा है समाज के अंदर, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो इंडिया की सोसाइटी में क्या हो रहा है के ऊपर फोकस्ड है। ये भी 250 मार्क्स का पेपर है, 250 मार्क्स का, और 3 आवर्स का हमारे पास एग्जाम होगा इसका मेंस के अंदर। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो या तो 20 मार्क्स के आ रहे हैं या 10 मार्क्स के आ रहे हैं यूपीएससी के अंदर। तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 350 वर्ड्स के करीब लिख लेते हैं, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 150 टू 175 वर्ड्स हम लिख लेते हैं। मतलब ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है हमारा। अब हमारे पास सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी है, सिलेबस में क्या क्या है, तो हम सिलेबस में, मैं एग्जैक्टली आपको सिलेबस पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, वो तो आपके पास भी एक्सेसिबल है सिंपल गूगल सर्च के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या सब कुछ है हमारे पास, उसको एक्सप्लेनर दे रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, इस यूनिट के अंदर ये बात की गई है कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसी हुई। यूरोप के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे थे समाज में, खूब सारी अलग अलग चीज़ें हो रही थी। कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुए। तो इस सब से क्या चेंज हुआ और उससे सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई। फिर सोशियोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है या क्या ओवरलैप है, कैसे रिलेटेड है। मतलब सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स ये कैसे रिलेटेड है, इनकी बाउंड्री कहाँ पर है या कहाँ पे नहीं है। तो ये बात, और सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस कि हम जो रोज एवरेज डेली, आपका भी एक पर्सपेक्टिव है कि मतलब यू ऑल्सो लिव इन अ सोसाइटी, तो आप समझते ही हैं फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, इसका एक कॉमन सेंस आइडिया भी है। और सोशियोलॉजी के अंदर हम यही टॉपिक समझते भी हैं। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस। फिर सोशियोलॉजी एज अ साइंस करके एक हमारे पास यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्या पहले तो सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्या ये प्योर साइंस है, क्या ये सोशल साइंस है, साइंस होती क्या है। साइंस साइंटिफिक मेथड के बारे में है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, हाउ डू वी वर्क अराउंड विद द साइंटिफिक मेथड। मतलब हम पहले क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, किस तरह का मेथड अप्लाई करेंगे, रिसर्च मेथड, उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करके उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि हमने जो मेजर करना था क्या वही मेजर किया है और क्या रिजल्ट्स हमारे कंसिस्टेंट आ रहे हैं। तो कैसे ये मेथड अप्लाई करेंगे, ये जो आइडिया है ये हम डिस्कस करते हैं। क्या सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, हम ऐसा मेथड उसको परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म के बीच का डिस्कशन। पॉजिटिविज्म बेसिकली एक आइडिया, जनरल आइडिया है कि जैसे हम फिजिकल साइंसेस के अंदर ये साइंटिफिक मेथड लगाते हैं, ऐसे ही हम सोशियोलॉजी में भी लगा सकते हैं। जो एंटी पॉजिटिविज्म है वो एक ग्रुप ऑफ आइडियाज है, कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं हो सकता। जैसे कि हम फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर लगाकर ये साइंटिफिक मेथड स्टडी कर लेते हैं, एग्जैक्टली वैसे सोशियोलॉजी में नहीं लगाया जा सकता। लोग अपने मन के होते हैं, अपने मन के हिसाब से अलग अलग जवाब देते हैं। उनको इतनी क्लियरली जैसे एटम्स को स्टडी करते हैं ऐसे मतलब नहीं स्टडी किया जा सकता। तो ये पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो एंटी पॉजिटिविज्म हो गए।
फिर हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन है फैक्ट वैल्यू डिबेट का। इसमें हम क्या फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या सोशियोलॉजी के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, क्या हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, ये गुड है, ये बैड है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्या हमें ऐसे स्टैंड्स लेने चाहिए, क्या हम ले सकते हैं, इस तरह की डिस्कशंस। ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है क्या वो खुद ही तो बायस नहीं है, और इस बायस को हम कैसे हटाएंगे अगर बायस है तो इस तरह की डिस्कशंस हैं। रिसर्च मेथड्स हैं, हम जो जानते हैं सोशियोलॉजी में, जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो हमें कैसे पता, हमने किस तरह की टेक्निक्स का यूज किया कि वो हमें पता लगा, और अगर हमें कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च बनानी हो तो किस तरह की टेक्निक्स का हम यूज करें। क्वांटिटेटिव माने जब हम किसी भी चीज को नंबर्स में रिड्यूस करके पढ़ना चाहें कि अच्छा पहले इतना रेट था सुसाइड का, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतना रेट है सुसाइड का, या सोशल मीडिया देखने वाले लोग क्या ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं या मतलब कम में जा रहे हैं, कोई डिफरेंस है। अगर हम उसको नंबर्स में कंपेयर करने लगे, स्टैटिस्टिकल बार ग्राफ बना दें, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ऐसे बार ग्राफ हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब समझ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या है। माने कि अगर हम किसी चीज को बियॉन्ड नंबर समझना चाहें, हम सोचें कि हर चीज यूनिक है, डिफरेंट है अपने आप में, वो कंपेरेबल नहीं है हर चीज से। आपकी वैल्यूज और किसी और की वैल्यूज कंपेरेबल हो सकता है, नहीं है, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं एप्पल्स ऑरेंजेस कंपेरेबल नहीं है, दोनों डिफरेंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसको हम क्वालिटेटिव बोलेंगे, हम उसकी क्वालिटीज को समझना चाहते हैं। तो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन है यहाँ पे यूनिट 1 to 3 के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट 4 है सिलेबस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें तकरीबन 40% ऑफ जो टोटल मार्क्स हैं हमारे सिलेबस के, जो हमारे पेपर्स में आते हैं क्वेश्चन, वो सिर्फ इसी यूनिट से आते हैं, यूनिट 4 थिंकर्स से। तो अगर हम उसमें हमारे इन थिंकर्स का एक साइटेशन भी इंक्लूड कर देते हैं, हमारे जो जनरल आंसर्स आते हैं जो थिंकर्स के बियॉन्ड है, डायरेक्ट नहीं है, उसमें भी हमें 3 to 4 मार्क्स एडिशन मिल जाता है, क्योंकि हमने चलो थिंकर्स अच्छे से अप्लाई कर दिया 20 मार्कर के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स माने लोग सोचने वाले, जैसे आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, लेकिन इन्होंने कोई काम की बात सोची। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, और जो इन्होंने काम की बात सोची वो आज भी सोसाइटी को रेलेवेंट है, आपको मुझे समझने में कि हमारे आसपास क्या हो रहा है कोई फायदा, कोई मदद कर देंगे। तो इसलिए हम इनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि काम की है, इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए कि आपके और मेरे काम की बात है। तो एमिली दरखीम, इन्होंने बात की सोशल फैक्ट्स की, जैसे सोसाइटी के अंदर क्या क्या है चीजें, और वो फैक्ट की तरह है। लोगों को लगता है कि कई बार कि फैमिली जो है बस एक आइडिया है, आप माने या ना माने, प्रेशर आप ले या ना ले, लेकिन ये बताते हैं कि ये काफी रियल थिंग्स हैं। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का हमारे ऊपर अगर स्टोन मारा जाए तो उसका डेफिनेट असर है, वो मेजर कर सकते हैं हम। ऐसे ही अगर पापा की डांट पड़े तो वो भी एक फैक्ट है, उसका भी आपके ऊपर एक असर होता है ना। तो ये बता रहे हैं कि सोसाइटी की जो रियलिटी है वो भी फैक्ट है। जैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके साथ इंटरेक्ट करेगा और वो मेजरेबल है, ऐसे ही सोसाइटल रियलिटीज भी आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपके ऊपर इंपैक्ट करती हैं, और वो फैक्ट्स की तरह है। तो सोशल फैक्ट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को, और ये सुसाइड के बारे में स्टडी करते हैं कि आज समाज में क्या हो रहा है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों हो रहा है। फिर कार्ल मार्क्स है, ये बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, काफी फेमस है ये, इनकी बड़ी सी दाढ़ी थी, खूब सारे बाल थे, और काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, और काफी सारे लोग इनसे नाराज हो जाते हैं कि भाई हमें तो इनके आइडिया पसंद नहीं आए, खासकर वेस्ट में, यूएसए में, है ना। और ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर। आप उनके साथ एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। ये बता रहे हैं सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, और एसेंशियली कि सभी लोग एलियनेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि एवरीथिंग दैट दे कुड हैव बीन, all the possibilities of happiness and fulfillment that they could have had, जो वो बन सकते थे, हो सकते थे, पर हुए नहीं, अधूरे रह गए, इनकम्प्लीट रह गए, खाली खोखले रह गए, अंदर से ऐसा महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, ये उसका सोल्यूशन बताते हैं। आप अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं उसके साथ। फिर मैक्स वेबर ये बताते हैं कि आज का जो सोसाइटी है, जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल एक्शन, वो क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिशन से ड्राइव होके कर रहे हैं, या लोगों के करिश्मा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स के या किसी और के, किस तरह से क्यों काम करते हैं, वो सोशल एक्शन को बताते हैं। अथॉरिटी टाइप्स, डिफरेंट टाइप की अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, किंग्स थे, आज की डेट के अंदर हमारे पास रैशनल लीगल अथॉरिटी है, पुलिस वाले हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ट्रस्ट्स हैं। तो कौन सी टाइप्स की अथॉरिटी हैं,
और आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। टैलकॉट पार्सन्स और रॉबर्ट किंग मर्टन हमारे पास, ये हमें एक सोसाइटी का पहले तो बड़ा पिक्चर व्यू देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे काम हो रहा है सोसाइटी में, कि स्व इच्छा से, आपकी मर्जी से, फ्री विल से काम शायद नहीं हो रहा है। हम स्ट्रक्चर्स में बंधे हुए हैं, इकोनॉमी की वजह से हम लगे हुए हैं ट्रेन्स के अंदर, मतलब मुंबई लोकल के अंदर, दिल्ली मेट्रो के अंदर, या कहीं भी, है ना, एंट्स की तरह या बीज की तरह एक अपने रूटीन के अंदर लगे हुए हैं। फ्री विल नहीं है। हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कंट्रोल होके, फैमिली के प्रेशर में आके, रिलीजन के प्रेशर के अंदर आके, इकोनॉमी की जो मजबूरियां वो क्रिएट करता है लोगों के लिए, उसके प्रेशर के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। ये फ्री विल ड्रिवन नहीं है। तो अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, तो हम काफी कुछ समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं। कि एक ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी में, एक विलेज लाइफ के अंदर एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते थे वो डिफरेंट था, मॉडर्न सोसाइटी में कैसे करते हैं डिफरेंट है। और ये सोशल स्ट्रक्चर्स, ये हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये डिटरमिन कर रहे हैं कि किस तरह का इंसान आज उभर कर आ रहा है बाहर में। तो हम ये इनको समझने की बात करते हैं दोनों। और फिर हमारे पास है G.H. मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ये बात करते हैं कि आप कौन हैं, सेल्फ, हु आर यू, आप कहां से आए, आप कैसे बने। ये जो आपका आइडिया, जो आपका कॉन्शियसनेस है आपके ब्रेन के अंदर, जो आपको बता रहा है कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। ब्रेन में आप एक बार अपने आप से बात कर रहे हैं और फिर आगे मुंह से बोल रहे हैं। आप बोलने से पहले ये सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या रिस्पॉन्ड करेगा जब मैं ये बोलूंगा, और उसको ऑलरेडी फिगर आउट करते हुए आप अपना रिस्पॉन्स शेप करके दे रहे हैं। तो ये कैसे हमारे माइंड के अंदर डिस्कशन हो रहा है, और हमारा सेल्फ इमर्ज कहां से होता है। जैसे रिलीजन भी इसके बारे में बात करता है, साइंस भी इसके बारे में बात करती है। ये आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप कहां से आए और कैसे चेंज हो रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपका सेल्फ। फिर हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं पेपर 1 के अंदर, हाई यील्डिंग, हाई स्कोरिंग जो यूनिट्स हैं हमारे पास, वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अलग अलग टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कि किस तरह सोसाइटी स्ट्रैटास में, लेयर्स में डिवाइडेड है। मतलब कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, सारे इक्वल तो नहीं है, सारे बराबर तो नहीं है। ये जो स्ट्रैटास, ये जो लेयर्स हैं, जो हायरार्कीज के अंदर बने हुए हैं, ये क्लास, पैसे के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, सोशल स्टेटस के ऊपर, वो बेशक कास्ट बेस्ड स्टेटस हो या कोई और, जेंडर के ऊपर, मेन और विमेन, और अलग अलग तरह के, ये हमारे पास रेशियल हो गया या हमारे पास ट्राइबल हो गया, ये ऐसे हायरार्कीज, स्ट्रैटास बने हुए हैं। फिर कुछ लोग उसमें से ऊपर जा पाते हैं या नीचे गिर जाते हैं, जैसे कोई अमीर हो गया या कोई एकदम से गरीब हो गया, या स्लोली। तो ये जो मोबिलिटी, मतलब चेंज, सोशल चेंज इन स्ट्रैटास, इन हायरार्कीज, इन लेयर्स, ये जो हम अलग अलग स्टेशंस ऑफ लाइफ में खड़े हुए हैं, इसमें हम क्या ऊपर या नीचे जा पा रहे हैं, क्या ज्यादातर लोग जा पा रहे हैं, क्या एजुकेशन की वजह से, या स्टॉक एक्सचेंज पे पैसा इन्वेस्ट करने से, या किसी और स्ट्रैटेजी से, क्या सोसाइटी में इसमें चेंज हो पा रहा है, और कितना हो पा रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये समझते हैं स्ट्रैटिफिकेशन मोबिलिटी में। फिर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है हमारे पास यूनिट। इस यूनिट में, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में, हम देखते हैं कि काम जो आज के डेट में है ये कहां से आया, कैसे बना, जिसमें कि हम आज वर्कर का आइडिया, लेबर कमिटमेंट, कि आपको काम करना है तो काम करने का मतलब क्या है, काम, वर्क और लेजर में डिफरेंस क्या है, और ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है। आजकल की डिस्कशंस पहले इनफॉर्मल सेक्टर वर्क के बारे में थी, आज गिग इकोनॉमी के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपैक्ट के बारे में है, कि वर्क को कैसे शेप कर रहा है, लाइफ को कैसे शेप कर रहा है, आगे कैसे करेगा, ये डिस्कशंस हम करते हैं। फिर पॉलिटिक्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स में होता क्या है, मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म को देख लें, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो 20-30 साल से अखबार भी पढ़ रहे हैं, देश दुनिया भी देख रहे हैं, लाइफ खूब एक्सपीरियंस कर ली है, वो हमको पहले ही बता देंगे कि ये सब तो ऐसे है, आज ये बोल रहे हैं, कल वो बोलेंगे। तो बड़े स्टेज पे अगर हम आईज व्यू देखें और बर्ड्स आई व्यू को छोड़ के हम सैटेलाइट आई व्यू पे पहुंच जाएं, तो हो क्या रहा है, ये पॉलिटिक्स हमें कहां लेके जा रही है, और क्यों जो बोल रहे हैं लोग वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो ये हम समझते हैं इसके अंदर पॉलिटिक्स में।
साथ में ही रिलीजन का बेसिस क्या है, रिलीजन आपसे क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, और आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, हिस्टोरिकली भी थी, वो क्यों है ऐसी। तो ये टॉपिक्स हम समझते हैं पॉलिटिक्स में, रिलीजन के अंदर। फैमिली और मैरिज के बारे में हम समझते हैं, बड़ा ही ऐसे लवी डबी सा टॉपिक लग रहा है सुनने के अंदर कि मैरिज है, मैरिज फैमिली का बेसिस है। इसमें बड़ी सारी टाइप्स होती हैं, किस किस टाइप की मैरिज, आप बोलोगे टाइप भी होती है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है बड़े सारे टाइप्स के ऑप्शन है। तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री में कैसे मैरिज आई, कैसे इवॉल्व हुई, और आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका फायदा है, चेंज कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी से चेंज हो रहा है, मतलब लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलफेयर स्टेट आ रही है, बड़े सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिससे कि इसकी टाइपोलॉजी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, कहां जा रहे हैं, ये समझते हैं। फिर सोशल चेंज का एक जनरल बड़ा थीम है हमारे पास, यूनिट है कि आज हम बोलते हैं मॉडर्निटी आ गई है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो क्या है मॉडर्नाइजेशन, कितने मॉडर्न हो गए हैं, होता क्या है ये। ग्लोबलाइजेशन, आज की डेट में वो बेशक यूएस का, अमेरिका का इंपैक्ट हो, यूरोप का इंपैक्ट हो, या चाइना, और पूरे ग्लोबल अफेयर्स को हम आज समझते हैं, तो कैसे हम पे वो इंपैक्ट कर रहा है। हम आज क्या हैलोवीन और क्रिसमस और बड़े सारे ऐसे फेस्टिवल्स जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट से आए, हम वो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और इसका लार्जर डायरेक्शनल चेंज क्या हो रहा है, सब मैकडोनल्ड्स बर्गर खाते हुए कहीं पहुंच जाएंगे, पिज्जा बर्गर खाते हुए, क्या फूड पे इंपैक्ट क्या है, फेस्टिवल पे इंपैक्ट क्या है, सोच पे इंपैक्ट क्या है, कल्चर पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, ये देखते हैं। फिर डेवलपमेंट वर्सेस अंडर डेवलपमेंट। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो सब कुछ बेचा जा रहा है, वो सब कुछ डेवलपमेंट तो नहीं है, और सबके लिए बराबर फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहे। तो किसी के लिए जो फायदा है वो किसी के लिए नुकसान है। तो ये कौन लोग हैं, ये डिफरेंशियल इंपैक्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। तो ये तो था हमारा पेपर 1 का ब्रॉड आउटलुक। पेपर 2 के अंदर फोकस है इंडियन सोसाइटी पे। पेपर 2 के अंदर ब्रॉडली 3 पार्ट है। पहले तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने कि बेसिक इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के, और तीसरा चेंज, वो कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। तो पहला जो है हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, इसमें हमारे पास 3 मेजर पर्सपेक्टिव हैं। एक है घूरे का, जो कि इंडियन जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि इंडिया क्या है। और फिर हमारे पास है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास हमें स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव देते हैं। एम एन श्रीनिवास हमारे इस पेपर 2 के सिलेबस के अंदर मेन थिंकर है, वो हमें बताते हैं कि जो है उसका क्या फायदा है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या यूटिलिटी है, उसकी यूजफुलनेस क्या है, उसका फायदा क्या है। वो एग्जिस्ट करती है तो कोई फायदा तो होगा, क्या फायदा है। तो इस तरह की जो पर्सपेक्टिव है उसको एम एन श्रीनिवास, लुई ड्यूमोंट भी है पर मेन एम एन श्रीनिवास है हमारे सिलेबस में। फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो हमने बात की थी, बड़ी दाढ़ी वाले इंसान है, खूब सारे बाल हैं उनके पास, मतलब थे, अब तो वो खैर गुजर गए। तो कार्ल मार्क्स, ये इनके पर्सपेक्टिव को इंडिया में अप्लाई करके देखते हैं, जिनका पर्सपेक्टिव ज्यादातर कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। वो देखते हैं कि जो सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है वो इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि इस वजह से है जैसे एग्जिस्ट कर रही है कि जो हैंडफुल ऑफ एलीट या पावरफुल रिसोर्सफुल लोग हैं, उनको जो रियलिटी सूट करती है, दे आर एबल टू मेक दैट रियलिटी द डोमिनेंट रियलिटी। वो सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और बाकी ज्यादातर लोगों के लिए वो उस सिस्टम को मैन्युपुलेट कर देते हैं, और उनको मासेस को पता नहीं लगता है। जैसे कि हम देखें वेल्थ इनइक्वालिटी का स्केल कितना बड़ा है, हैंडफुल ऑफ ऐसे लोग हैं जो कि सारे एक गोल्फ कार्ट पे इकट्ठे आ जाते हैं और खेलने में जाते हैं गोल्फ, इनफैक्ट रादर इकट्ठे, और उन 8 लोगों के पास पूरे वर्ल्ड की जो बाकी की 50% अगर आप देखें पॉपुलेशन से ज्यादा पैसा है, सिर्फ 8 लोगों के पास। इनइक्वालिटी का स्केल मैसिव है। इंडिया में भी ऐसा कुछ डिफरेंट स्टोरी नहीं है, यही स्केल ऑफ कंपेरेबल स्केल ऑफ इनइक्वालिटी है। तो ऐसा क्यों है ऐसा सिस्टम, तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ज्यादा हेल्प करता है समझने में। फिर हमारे पास सेकेंड जो थीम है यहाँ पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस का थीम है। पेपर 2 के अंदर हम समझते हैं कास्ट के बारे में, जो आप डेफिनेटली अगर इंडियन होते हुए तो आप समझेंगे कि कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं कास्ट को लेकर। क्लास के बारे में
कि पैसे के अंदर किस किस तरह के, जैसे हमारे पास पैसे के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, लैंड ओनरशिप के बेस पे किस तरह के क्लास थे, बेशक एग्रेरियन क्लास है या मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या रूरल अर्बन क्लास है, तो इनके बारे में हम समझते हैं। ट्राइब्स, ये जो ट्राइब्स हैं वो बेशक हिमालयन ट्राइब्स हैं या सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स हैं या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं या सदर्न इंडियन ट्राइब्स हैं, तो इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या है, आज की डेट में इनकी क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या है और कैसे एड्रेस करना चाहती है पॉलिसी, क्या हो पा रहा है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है। तो हम इन सभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, क्या चेंज हो रहा है आज के डेट में और क्यों हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। फिर अगेन फैमिली और मैरिज का टॉपिक आ गया, जैसे पेपर 1 में था, यहां पर हम इंडियन पर्सपेक्टिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ सोशल प्रोसेसेस और चेंज का आइडिया आता है पेपर 2 के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि रूरल इकोनॉमी में एग्रेरियन इकोनॉमी, जो कि स्टिल एक काफी बड़ी पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, तो ये स्पेशली अगर हम देखें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं उस पर्सपेक्टिव से, तो हम देखें कि रूरल इकोनॉमी कैसे चल रही है, लैंड रिफॉर्म्स जिसके हमारे बड़े सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ये भी कि अमीरों से लैंड लेके गरीबों को दे दो, और बड़े सारे अलग, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, या हम लैंड को इजीली बेच पाए इसको फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग चीजें, या फिर जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं या टेनेंट फार्मर्स हैं, जो काफी देर से किसी और के लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनके राइट्स को सिक्योर करने को लेके क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो इस तरह के हम देखते हैं रूरल इकोनॉमी को रिलेटेड इश्यूज। फिर अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर का हमारा टॉपिक है, तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग जो माइग्रेशन के ट्रेंड्स हमारे पास आ गए, अर्बनाइजेशन। आज की डेट में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2011 का सेंसस, जो मतलब अब काफी पुराना हो गया और अब तो 2027 में अब सेंसस होगा, तो 2011 सेंसस के हिसाब से भी 31.2%, मतलब तकरीबन 31% हमारा लोग अर्बन एरियाज में रहते थे, और अब तो सेंसस करके देखेंगे तो हो सकता है कि 40-45% या ऐसा कुछ अब 2027 के सेंसस में आए, कितने लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, बढ़ गए होंगे डेफिनेटली, देखेंगे कितने। तो बहुत सारे लोग हमारे पास अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम है, बड़ी सारी अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है। हम उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कहां से सोल्यूशन आ सकता है, कोर इश्यूज क्या हैं, कैसे सॉल्व करें। सोशल मूवमेंट्स, अब जब चेंज चाहिए होता है तो वो काफी बार सिस्टम्स के प्रोसेसेस से नहीं आता, तो लोग इकट्ठा होकर मास मोबिलाइजेशन करके चेंज लाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं। वो हो सकता है लीगल टेक्निक्स हो सकता है एक्स्ट्रा लीगल टेक्निक्स हो, लॉ के परमिशन के बाहर की टेक्निक्स हो। तो किन टेक्निक्स का यूज करके किस किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में सोशल मूवमेंट्स हुई, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स की, इन चीजों को भी हम देखते हैं सोशल मूवमेंट्स के टॉपिक में। फिर हमारे पास पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, कौन मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, कौन रह गए पीछे इस दौड़ में जो आज शुरू हुई है, क्या ट्राइबल्स, क्या विमेन, क्या अदर मार्जिनलाइज सेक्शन रूरल एरियाज के, ये पीछे रह गए या दलित पीछे रह गए या नहीं रह गए, ये क्वेश्चन है। आज की डेट में लोगों को लगता है कि क्वालिटी है, तो हम उसको एक बार डबल चेक कर लेते हैं, क्वालिटी है, कितनी क्वालिटी हो गई है, और नहीं हो पाई तो कितनी नहीं हो पाई, तो रीजंस क्या हैं इसके, इसको हम समझ लेते हैं कि रियलिटी एक्चुअली में क्या है, क्योंकि आसान नहीं होता जानना एक अखबार की रिपोर्ट को पढ़ के कि एक्चुअल बैकग्राउंड में रियलिटी क्या है। फिर पॉपुलेशन इश्यूज, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजिंग, तो जनसंख्या हमारी बढ़ रही थी पहले बहुत फास्ट स्पीड के ऊपर, अब ग्रोथ रेट तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी बेस पॉपुलेशन तो काफी हाई है। तो हमारे आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, आने 20 साल में क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले, उसको कैसे आज से हम टैकल करें। अभी हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि नॉर्थ की डिफरेंट है, साउथ की डिफरेंट है, इसका इंपैक्ट भी डिफरेंट है, तो कैसे इसको एड्रेस करेंगे। ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें इन्वायरमेंटल एंगल है, उसके अंदर हमारे पास इन इक्वालिटी के एंगल्स है, इन इक्विटी के इंपैक्ट डिफरेंट है डिफरेंट लोगों पे। तो इस सब को हमें एड्रेस करना है, कैसे करेंगे, ये चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के यूनिट में है। तो ये सारे थीम्स हैं वो, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 जो हमारे उसमें कवर्ड हैं, और ये हम सिलेबस में कवर करते हैं।
तो बड़ा इजी, आसान सा, मैनेजेबल, हैंडलेबल सिलेबस है। अब अगर देखें कि शुरुआत करने के लिए आपने भी शुरुआत करनी है तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके लिए बुक है हार्लम बस। और अगर सप्लीमेंट आपने रिसोर्स करना हो तो राम आहूजा की एक बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। ये 7 से 10 दिनों के अंदर आराम से एक बेस इसका बनाया जा सकता है, पहला बेस। उसके बाद आप थिंकर्स उठा सकते हैं, जो इग्नोर की ESO 13 सीरीज है, इसकी बुकलेट 1 to 7 आप रेफर कर सकते हैं थिंकर्स के लिए। और रिडजर की किताब है, अगर आप एडवांस लेवल पहुंच गए तो इसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसके लिए राम आहूजा की 2 बुक्स आती हैं, वो आप उठा सकते हैं। और एडिशनली बाद में करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। इतना आप शुरुआत कर सकते हैं क्लियर सोर्सेस के साथ, अपने ही टाइम के ऊपर, इमीडिएटली, अगर आप चाहें तो। मतलब काफी इजी डायरेक्ट सोर्सेस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इमीडिएटली कहां से शुरू करें अगर आपने कुछ शुरू करना है तो आंसर राइटिंग हमारी जो है इस पेपर के हिसाब से, क्योंकि वो भी डे 1 से हमने शुरू करनी होती है, एटलीस्ट 1 मंथ डाउन द लाइन से हमने शुरू करनी होती है, थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा बन जाए तो उसमें हमारा जो 10 मार्क्स का एक फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का, उसको हमने 7 मिनट्स में अल्टीमेटली हमने लिखना है। शुरुआत में तो नहीं लिखा जाएगा, शुरुआत में हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ भी लिखें, फिर कि हम अच्छा लिखें, फिर कि हमने जो अच्छा लिखा है उसको हम थोड़े कम टाइम के अंदर लिखें, और अल्टीमेटली कि हमने अच्छा आंसर कम टाइम में लिख लिया तो फिर अब हम मल्टीपल आंसर्स को उसी टाइम में, उसी क्वालिटी में लिख पाए पूरे पेपर लेंथ के लिए। तो ये हमारी स्टेप्स और स्टेजेस के अंदर एफर्ट रहेगी। पहला तो यही है कि बस कुछ लिखना है। तो 10 मार्क्स का जो है उसको अल्टीमेटली हमने 7 मिनट्स में लिखना होता है पेपर टाइम में, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 14 मिनट्स में लिखना होता है। ऐसा पेपर की रिक्वायरमेंट है जब हम पेपर रेडी रहेंगे। तो अभी के लिए हमने एक बेसिक टेम्पलेट बना लेना है कि जब आंसर लिख रहे हैं तो उसमें एक थिंकर, कम से कम एक कंसेप्ट और एक एग्जाम्पल, इंडियन या ग्लोबल, हमने उसमें डालना है। ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट टेम्पलेट है कि आंसर जब लिख रहे हैं तो हमने टिक मार्क कर लिया माइंड में कि चलो कम से कम इतना तो हमने लिखा है। अब अगर आप इससे ज्यादा उसमें डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट टेम्पलेट है आपके आंसर का। और उसके अंदर हमने डायग्राम ऐड करना है जहां पर हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है, ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, जहां पर कर सकते हैं कुछ पिरामिड बना सकते हैं, कोई पैराडाइम, कोई फ्लो चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, कंपैरिजन टेबल अगर कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पास आइडिया है, तो हम वो करेंगे, उससे और थोड़ा एडेड एडवांटेज मिलता है। अगर हम कोई ऐसा करंट रेलेवेंट चीज, आपने करंट अफेयर्स जो आप जीएस की तैयारी में ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको कोई डेटा पॉइंट रेलेवेंट आता है कि हाँ यार ये तो वही चीज है जो हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी करंट अफेयर्स में याद किए, तो आप वो सोर्स को साइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो रही आंसर राइटिंग की अभी स्टार्टिंग की, शुरुआत की बात की, आप कहां से शुरू करेंगे। और फिर हमने ना जो क्वेश्चन आता है उसमें बड़े सारे डायरेक्टिव वर्ड्स यूज होते हैं, वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि डिस्कस या एग्जामिन या एनालाइज या क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इस तरह के अलग अलग डायरेक्टिव वर्ड्स यूज होते हैं। तो हमने ये समझ लेना है कि इनका मतलब क्या होता है, खासकर इनके साथ हमारे आंसर का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट चेंज होता है। तो हम कैसे उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेंगे ये हमने समझ लेना है पहले तो, ताकि कि हम अलग अलग क्वेश्चंस को के कंटेंट को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर सकें। फिर हमने 150 वर्ड ड्रिल शुरू करनी है पहली रीडिंग के साथ। हमने कुछ लिख लिया, उसके ऊपर हमने 150 वर्ड्स लिख लेने हैं। आप सोच के जब अपने माइंड से उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो वो आपके लिए एक अलग ही लेवल से ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉरगेटफुलनेस रिड्यूस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कुछ भी लिखना है आंसर के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता हुआ, जरूरी नहीं कि अभी उसी आंसर के ऊपर मार्क्स लाने हैं। और फिर आप जैसे आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो आप कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज, फीडबैक, अगर आप शुरुआत से कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको साथ में ही अवेलेबल रहेगा इंटीग्रेटेड। लेकिन अगर आप अपने आप के ऊपर साथ भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 3rd मंथ से एक टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर आप आ जाएं, जिससे कि आपको एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फीडबैक के साथ मिलती रहे। आपने थिंकर्स को वीकली रिवाइज करना है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं जीएस की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स, उसके साथ देखना है समझ के कि अच्छा मैंने वहां पे ये पढ़ा था, ये उसमें भी यूज कर सकता हूं क्या, क्रॉस इंटीग्रेशन करनी। तो ये काम हमने करना है टू स्टार्ट विद। आपके कोई भी और क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं सोशियोलॉजी को लेकर, सोशियोलॉजी की तैयारी को लेकर, तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर इंस्टीट्यूट का भी हमारा नंबर दिया हुआ है, मेरे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आपके कोई क्लैरिफिकेशंस हैं आप करवा सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।
आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बता भी सकते हैं, उसके ऊपर मैं देख के आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।